विंग कमांडर सुनील सज्जा, वेटरन एरोनॉटिकल इंजीनियर। 25 स्टोरीज ऑफ 52 में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सी चीज थी जिसने आपको भारतीय वायुसेना के अंदर आके और अपनी सेवाएं देने के लिए प्रेरित किया? देखो, मैं आंध्र राष्ट्र का हूँ। हमारे यहाँ पे उसका एक मूवी था। हाँ। उस मूवी में एक सॉन्ग है, जननी जन्मभूमित्य స్వర్గాదపి కరియసి. ఏ తల్లి నిన్ను కన్నదో మోసేది నవమాసాలేరా, ఈ భూమి నిన్ను మోసేది కడ తీరే వరకురా. దట్ మీన్స్ जन्मभूमि जननी से जन माता से भी बहुत ऊपर है। और क्योंकि माँ 9 महीने तुम्हें गोद में ये संभालती है, बाहर आने के बाद धरती माँ तुम्हें तुम्हारा चित्त पूरा जलते तक तुम्हें बोझ उठाती है, तुम्हारी बोझ। तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने माँ से, इसीलिए जान आपके देश की रक्षा करने के लिए। हाँ, भारतीय वायुसेना में एरोनॉटिकल इंजीनियर्स के बारे में आपसे आने वाले एपिसोड में और बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह का ह्यूमन एंगल होता है और किस तरह से प्रोफेशनल लाइफ होती है। अगर आप भारतीय वायुसेना में एरोनॉटिकल इंजीनियर बनकर प्रवेश करना चाहते हैं तो हमारे आने वाले एपिसोड 25 स्टोरीज ऑफ 52 को जरूर देखिए। मैं विंग कमांडर निमिष जैन, वेटरन एरोनॉटिकल इंजीनियर, इंडियन एयरफोर्स, आपके लिए इस तरह की और बहुत सारी कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार और वेलकम आप सभी का 25 स्टोरीज ऑफ 52 के इस एपिसोड में। मैं विंग कमांडर निमिष जैन, वेटरन एरोनॉटिकल इंजीनियर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना में एरोनॉटिकल इंजीनियर की तरह प्रवेश लेना है तो उन्हें क्या जानकारी होनी चाहिए? भारतीय वायुसेना की हम जब भी बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ही तस्वीर आती है और वह तस्वीर होती है फाइटर पायलट्स की, एक फाइटर प्लेन में हेलमेट लगाए उड़ते हुए। लेकिन आज हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो ये संभव करते हैं कि इस तरह के फाइटर प्लेन धरती से उड़ें और आसमान को छुएं, और किस तरह से वे सुरक्षित रहें। आज हमारे साथ हैं विंग कमांडर सज्जा सुनील, वेटरन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ऑफिसर, जो 20 साल से ज़्यादा भारतीय वायुसेना में सेवा का अनुभव रखते हैं तथा जिन्होंने प्रति माह अपनी सर्विस के दौरान 200 घंटों से ज़्यादा मिग-27 के फ्लाइंग आवर्स को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। 50 से ज़्यादा R-29 एरो इंजन्स के प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन किया है तथा उनका एक महत्वपूर्ण रोल था एयर स्टाफ रिक्वायरमेंट्स को बनाने में। सो आई वेलकम विंग कमांडर सज्जा सुनील ऑन आवर पॉडकास्ट। वेलकम सज्जा। Thank you, Nimi. Nice to be part of this program. And yeah, definitely people see when we talk about Indian Air Force, pilot is moving in the aircraft. And it's like, when you see a movie in the teaser, a hero will be at the main front. And there are many people who work backside, a lot of technicians. And the director is also there, but they doesn't come in front and their names will not seen. So the similar way, Indian Air Force, what people see is the pilot and the aircraft. ग्रेट, So, नाइस टू हियर अबाउट दैट। तो आप हमें बताना चाहेंगे एरोनॉटिकल इंजीनियर्स की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं इंडियन एयरफोर्स में? एरोनॉटिकल इंजीनियर की बहुत पहले तो ये जानना चाहिए कि हम लोग भारतीय वायुसेना में ऑफिसर हैं। तो ये ऑफिसर में अब इंजीनियरिंग ऑफिसर हैं। इंजीनियरिंग ऑफिसर मतलब बेसिक हमने जो हमारी इंजीनियरिंग की हुई है, उसके बाद ये एरोनॉटिकल सब्जेक्ट 1 साल का वो ट्रेनिंग होता है। तो उसमें क्या हम एरोनॉटिकल इंजीनियर बन जाते हैं। फिर उसमें भी 2 विभाग रहते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भाग। तो क्योंकि मैकेनिकल में फिर 4 विभाग ले जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में ये ले जाते हैं, क्योंकि मैकेनिकल साइड में वेपन्स वगैरह, आर्मामेंट, ये सब कुछ आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में रडार, ये सब कुछ आ जाता है।
क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को अच्छा-सा पहचान होती है, तो उन लोगों को रडार और रेडियो उसमें ट्रेन करते हैं। मैकेनिकल वाले को आमतौर से आर्मामेंट और इसमें ट्रेन करते हैं। तो उस हिसाब से फ़ौज में 2 ग्रुप होते हैं एरोनॉटिकल, और इनका काम ज़्यादा ये रहता है कि जो भी जहाज हवा में उड़ रही है, तो इनका सिग्नेचर के बिना वो जहाज नहीं चल सकती करके एक डॉक्यूमेंट होता है। उसमें सभी टेक्नीशियन अपना काम कर लेते हैं, तो उन्होंने सही ढंग से किया, जहाज उड़ने लायक है कि नहीं, फिटनेस वर्दी है, ये सब कुछ हम लोग देख के साइन करते हैं। साइन करने के बाद उस सिग्नेचर को देख के पायलट आके जहाज को उड़ाना शुरू करता है। ग्रेट। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी कोई फाइटर प्लेन या ट्रांसपोर्ट या हेलीकॉप्टर जो मिलिट्री मशीन्स हैं, अगर वो हवा में जा रही हैं, तो वो एक इंजीनियर्स के अप्रूवल के बाद ही टेक ऑफ करती हैं। जी हाँ, मतलब उनके मिशन के हिसाब से पायलट बोलता है कि मेरा ये मिशन है, मेरे मिशन के हिसाब से जहाज को ऐसे बनाइए। मतलब उसमें बॉम्ब लगनी है, उसमें रॉकेट लगनी है, मिसाइल लगनी है, किसमें क्या लगनी है, कितने में क्या लगनी है, कितने जहाज उड़ेंगे, ये एक हमें बोल के चले जाता है और वो अपना मिशन तैयारी करता है। तो हम क्या करते हैं, वो जैसे हमें देता है उसके हिसाब से जिस जहाज में उन्होंने जो डायरेक्शंस दिया है उसके हिसाब से हम वो चीज़ें लगा के उसको तैयार करते हैं। बट इसमें तैयारी करने में क्या होता है कि 2-3 डिपार्टमेंट के बीच में एक इंटरेक्शन वगैरह होती है। कभी जब मान लीजिए कुछ आर्मामेंट लगा दिया, तो वहाँ पे कॉकपिट में चेक करते हैं, तो उसमें लाइट नहीं आई, तो बोलता है कि आर्मामेंट वाला का फॉल्ट है। तो तब आर्मामेंट वाला बोलता है, सर मेरा बॉम्ब तो वही है, तो मैंने सही ढंग से लगाया, ये इलेक्ट्रिकल वाला का फॉल्ट है। तो वो बोलता है कि सर मेरा वो ठीक है, ये इसका फॉल्ट है। तो अब यहाँ पे आती है ये एरोनॉटिकल इंजीनियर का रोल, कि भाई किसका फॉल्ट है, वो क्यों गया, बिकॉज इट इज अ ट्राइबल इश्यू बिटवीन 3-4 ट्रेड्स। तो उन विभागों में जाके फिर वो अपना पूरा देख के देन वो गाइडेंस करता है इन लोगों के, नहीं ये प्रॉब्लम है, तुम इसको ये ठीक करो। तो वो करने के बाद वो लाइट चली जाती है, तब वो बोलते हैं कि हाँ अब जहाज उड़ सकता है। तो ऐसी चीज़ों में वो क्लियरेंस वगैरह देता है। क्लियरेंस देने के बाद मिशन तैयार होती है। मिशन तब पायलट्स को बोलता है कि सर योर एयरक्राफ्ट्स आर रेडी ऑन फ्रंट लाइन, नाउ यू कैन गो एज पर योर मिशन। तो तब लोग आते हैं अपने मिशन के दौरान, फ्लाइंग करके चले जाते हैं। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में जो एरोनॉटिकल इंजीनियर है, हम्म, वो उनके सॉल्यूशंस निकालते हैं और इस लायक बनाते हैं कि पायलट्स उन जहाज़ों को हवा में अपने मिशंस के लिए सफलतापूर्वक ले जा सकें। हाँ जी। क्या कुछ ऐसी स्थितियाँ आई हैं जब आपको पायलट से डायरेक्शन मिले हैं कि जहाज़ तैयार करना है और आपने उस निर्धारित समय में या उनके अनुसार जहाज़ को तैयार ना कर पाए हों? तो उन स्थितियों में कैसा माहौल रहता है? क्या होता है? मिशन अफ़ेक्ट हो रहा होता है? आप किस तरह से निर्णय लेते हैं कि जहाज़ को जाने दिया जाए या ना जाने दिया जाए? देखिए, दोनों तरफ का है। कभी क्या होता है कि सडनली ये इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट कभी फेल हो जाते हैं, तो वो कब फेल होते हैं वो पता नहीं चलता। उस टाइम में क्या है कि अगर उन्होंने 4 जहाज माँगी तो हम 3 ही जहाज दे पाते हैं। ऐसे संदर्भ में कभी लगता है कि कुछ एक्सटेंशंस वगैरह लेना पड़ता है, क्लीयरेंसेस वगैरह। तो उनको पायलट्स को लगता है कि ये काम ये 2 घंटे में हो जाएगा, तो वो बोलते हैं कि नहीं हमें ये चाहिए जहाज। लेकिन ये एक्सटेंशंस ये जाने के लिए वो ऊपर अधिकारियों के पास जाती है, तो तब वो उपलब्धि नहीं हो या जो भी कारण हो, तब भी हो नहीं पाता, तब भी विलम्ब होती है, लेट हो जाते हैं, तो उस समय में भी नहीं जाता। और कभी ऐसे भी हुआ है कि ये जहाज इस टाइम पे हो नहीं पाएगा, लेकिन हम लोग के पास अगर कंपोनेंट है या किसी दूसरी जहाज में जो ऑलरेडी खराब पड़ी हुई है, उससे हमने कंपोनेंट लेके कर दिया फटाफट और मिशन के लिए तैयार भी हो जाता है। आपकी डिमांड को मीट कर पाती हैं। द तो जब आप किसी को ये बात बताते हैं कि आपने में सेवा दी है और आप पायलट नहीं थे, तो आमतौर पर सामने वाले की क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या लोग अब भी आपसे पूछते हैं, तो फिर आप प्लेन उड़ाते थे या नहीं?
देखिए प्लेन उड़ाते पूछते हैं प्लेन उड़ाया कि नहीं, क्योंकि वो जैसे आपको बताया हीरो दिखता है। तो हाँ, प्लेन 1-2 बार तो हमने भी सपोर्टिव रोल लिया हुआ है। जैसे जैसे जहाज हमारा क्या 200 आवर सर्विसिंग ऐसे करके होती है। वो सर्विसिंग आने के बाद हम पायलट को बुलाते हैं टेस्टिंग के लिए। इसमें क्या है कि एक बार ट्रेनर एयरक्राफ्ट होती हैं, तो जैसे उसका है तो पीछे कॉकपिट में बैठना पड़ता है। को पायलट कभी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग बोलते हैं कि क्या तुम आ सकते हो? हुँ, तो उस टाइम में अगर मैंने उसको जहाज को फ्रंट लाइन पे रखा हूँ, मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि ये ठीक है, और उस टाइम पे अगर मैं ये बोलूँगा कि नहीं मैं नहीं आ पाऊँगा, ऐसे ही नहीं है। हम लोग बोलते हैं सर आप चलो हम हैं आपके साथ में। और क्योंकि उनको पीछे का भी कॉकपिट रिकॉर्डिंग्स वगैरह विथ कंपेयर टू फ्रंट कॉकपिट रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखना पड़ता है। तो उन चीज़ों में कभी-कभी मौका मिलता है टेक्निकल ऑफिसर्स को उड़ने का। तो वैसे मेरे को भी मिला है एक आध बार। तो अच्छा। तो वै सज्जा अभी हमने बात करी मेंटेनेंस की और ऑपरेशंस की, उसमें किस तरह से इंजीनियर्स इन्वॉल्व होते हैं। जब किसी जहाज को हम परचेज़ कर रहे होते हैं या डेवलप कर रहे होते हैं, हुँ। तो कौन-सा जहाज बनाना है, लेना है, उसमें क्या क्षमताएँ होनी चाहिए, उसमें कौन से सिस्टम होने चाहिए, ये सब निर्णय कौन लेता है और उसमें इंजीनियर्स का क्या रोल होता है? देखिए ये पूरा क्या है कि अभी एब्रेस्ट नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। एक एयर हेडक्वार्टर्स में एक डिपार्टमेंट रहती है इसके बारे में। वो लोग ये देखते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ क्या आई है, वो हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेटेस्ट वेपन्स क्या आई हुई है, और उसके लिए हम लोग किस स्टेज में हैं। हम लोग उसके बाद खरीदना ही नहीं है वो था, क्योंकि खरीदने के बाद उसको इस्तेमाल भी करना है, तो कैसे हम इस्तेमाल कर पाएँगे? अपना प्लेटफ़ॉर्म उसके लिए सूटेबिलिटी है कि नहीं? ये सब कुछ पूरा प्लानिंग वगैरह करके तब जब उनको लगता है कि हाँ, ये ठीक है, तो ये सब कुछ भी प्लानिंग मतलब बहुत सारी जगह पे एयर शोज़ वगैरह होता है। वहाँ पे मार्केट में लोग आते हैं कि हमारा ये सिस्टम आया हुआ है, आप खरीदो ऐसे करके मार्केट में लोग आते हैं। तब ये एयर हेडक्वार्टर टीम जाती है वहाँ पे, तो उन लोगों से मुलाकात करती है, उन लोगों से वो पूरा उनकी जानकारी लेती है। फिर आके बैठती है कि अच्छा अभी अपने पास क्या वेपन है, अपना फंड पोज़ीशन क्या है, हम अपना डॉक्ट्रिन क्या कहती है और हमें क्या लेना चाहिए। ये सब कुछ देख के फिर वो लोग आगे फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बोलते हैं कि भाई हमें ये चाहिए, ये ज़रूरी है। तो उस हिसाब से आगे फाइल्स मूव होती है, और उसके बाद वो फंड के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर वगैरह या ये लोग पार्लियामेंट में जाके डिसीजन लेते हैं। हुँ। ग्रेट, तो आपने ये बताया कि किस तरह से हमें केवल चीज़ों को खरीदना ही नहीं है, उन्हें किस तरह से इस्तेमाल भी करना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि उस निर्णय को लेने के लिए पर्याप्त अनुभव होना चाहिए कि वो किस तरह से इस्तेमाल होगी और हाँ। उसकी क्या क्षमताएँ होनी चाहिए। हुँ। और आप जैसे इंजीनियर जो प्रोडक्शन में काम किया है जिन्होंने फ्लोर पे काम किया है, उस अनुभव के बाद ही वो उस स्थिति में पहुँचते हैं कि पॉलिसी डिसाइड कर सकें या फिर उनकी क्षमताओं के ऊपर निर्णय ले सकें। हाँ। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि अ, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स का वॉर टाइम में और इमरजेंसी में क्या रोल रहता है? अ, वार टाइम में, इमरजेंसी में, दोनों में भी एक ही रोल होता है कि उनका जहाज फ्रंट लाइन में जो उन्होंने माँगा है, वो उस टाइम पे इमीडिएटली पहुँचा दें। लेकिन पीस टाइम में जब प्रैक्टिसेस वगैरह होता है, तो उस टाइम में ये नॉलेज रखते हैं। एक छोटा-सा आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। एक बार हमारे स्क्वाड्रन को टास्क आया था कि एक क्लस्टर बम को इनको डिफेंस मिनिस्टर को दिखाना है इन द नॉर्मल हमारे नॉर्मल प्रैक्टिसेस इसमें एट द पोखरान रेंज वगैरह में। तो वहाँ पे उस टाइम में हमने चेक किया वो बम हमारे जहाज में लग नहीं सकता। तो इमीडिएटली हमने वो चीज़ बता दी। लेकिन वो पहले लगता था, लेकिन 10-15 साल से उसको यूज़ नहीं किया।
और इस बीच में उस जहाज में मॉडिफाई किया और ये दूसरी जहाज में लगती है, जिस जहाज में लगती है, वो जहाज नंबर प्लेट हो गया। लेकिन अभी है अपने पास, तो इसको यूज़ करना है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है इसमें। अब ये चीज़ मैं फिर स्टडी किया। मेरे पास जो भी टाइम था मैं पुराने लोगों से बातचीत किया। तो फाइनली अपने कोर्समेट तो उससे बात किया तो उसने वो भी थोड़ा देर सोचा। फिर मैंने बोला कि नहीं यार, लास्ट टाइम तूने ही यूज़ किया है इसका, तो कुछ बताओ। तो फिर वो भी याद करके बोला कि इसमें अभी अपने पास एक ही सार्जेंट है, तो वो इस जगह पे है। तो फिर उस सार्जेंट से बातचीत की, उससे हमने सीखा। सीखने के बाद मतलब दूसरी बॉम्ब को लगाना, तो वो बॉम्ब हमने लगाई। और बॉम्ब लगते ही अराउंड हम सक्सेसफुल हुए उस बॉम्ब को। फिर अराउंड मिशन में 48 बॉम्ब्स वगैरह ये हुआ। ऐसे मिशन कामयाब हुए। सुपर। तो इंजीनियर्स का काम केवल टेक्निकल वर्क तक ही सीमित रहता है, या उनका वर्क नेतृत्व और कमांड जैसी जिम्मेदारियों के साथ भी आगे बढ़ता है? नेतृत्व और कमांड भी होती है कुछ जगह पे। बहुत सारे रोल्स होते हैं, जैसे आर्मामेंट फील्ड में वगैरह, प्रोक्योरमेंट फील्ड में वगैरह हम लोग नेतृत्व करते हैं, करके उनको ये पूरा इंफॉर्मेशन वगैरह फिर वापस देते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं ऐसे करके। तो उसके ऊपर फिर चीफ ऑफ एयर स्टाफ वो अपना निर्णय लेते हैं एमओडी के साथ में बैठ के। है ऐसे। तो आपने सीनियर प्रोडक्शन इंजीनियर के रूप में भी काम किया है, हाँ। तो जहाँ पर सटीकता, समय और जवाबदेही बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस अनुभव में आपने मेंटेनेंस और सप्लाई चेन और ऑपरेशंस के बीच तालमेल को देखने का आपका क्या अनुभव था? अ, हमारा एक बढ़िया अनुभव ये था कि स्पेयर्स खत्म हो गए जहाज बहुत पुरानी जहाज हो गई। अब नया स्पेयर्स के लिए रशिया 3 गुना ज़्यादा रेट मांग रही थी। तो वहां से हम खरीद के लेके नहीं आ सकते थे। तो इसमें भी फिर हमने एक सिस्टम बनाया, रिड्यूस टू प्रोड्यूस। मतलब जो अवेलेबल है हम्म। उसको उसमें से उठाओ और उसका धीरे धीरे खत्म करते रहो। और ऐसे करके हमने इंजन्स को बनाया। हम्म। और इसमें भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही रहती थी। जैसे हमारा एक गैस डायनेमिक्स करके होता है चेक, हम्म। जीडीएस चेक। अब वो फेल हो रही थी। हम तो एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या थी कि भाई सब कुछ विथ क्या बोलते हैं कि स्टैंडर्ड से हम चेक कर रहे थे। सब कुछ मतलब ब्लेड का थिकनेस वगैरह विद इन द लिमिट्स है। स्टेटर का सब कुछ विद इन द लिमिट्स है। और मतलब टेम्परेचर्स वगैरह विद इन द लिमिट्स है। टेस्ट बेड में इंजन जा रही है। हम्म। क्लियरेंसेस वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है। तो किसी में कुछ भी की कमी नहीं है। प्रेशर्स वगैरह सब ठीक ठाक आ रही हैं, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है। लेकिन गैस डायनेमिक टेस्ट में फेल हो रही है। तो इसका तब मेरे को याद आया मेरा बेसिक्स। वन इज कॉल्ड एंट्रोपी, वन इज कॉल्ड एंथैल्पी करके। हम्म। मैंने वो बहुत पुराना दिमाग में था। तो एंथैल्पी तब मेरे को यही बोला गया कि एंथैल्पी मतलब इंटरनल टेम्परेचर यार। हाँ। एंट्रोपी मतलब बाहर का टेम्परेचर। ये हम्म। इतना सी चीज मेरे एक दोस्त ने इंजीनियरिंग में बोला था हाँ। मेरे को समझ में आने के लिए। हम्म। तो वही उस समय में दिमाग में आया। साला अच्छा, मैं हर एक चीज विद इन द लिमिट्स में रख रहा हूँ, लेकिन इसका अंतर्गत टेम्परेचर जनरेट नहीं हो रही या ज्यादा हो रही है बेसिकली। तो वो शायद मैं कम करूंगा करके देखा। तो वो एंथैल्पी को मेंटेन करने के लिए मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा कम किया हाँ। और उस इंजन को भेजा, तो पास हो गई। हाँ। फिर मतलब कि ये क्या है, फिर उसको बढ़ाया टेम्परेचर, फेल हो रही है। तो तब मेरे को लगा कि चलो, फिर हमने टेम्परेचर कम किया।
फिर भेजा। और फिर हमारे क्यूएस वाले आए, वो बोले कि ये थोड़ा सा अंडर रेटिंग में जाएगा, जहाज ऐसा नहीं है। मतलब अंडर रेटिंग में जाएगा तो जाएगा, हुँ, वो पूरा काम करके तो आएगा ना। हुँ, तो क्या क्षमता है, जब जहाज जाएगा, बॉम्ब गिरानी है, कुछ है, तो उनका कुछ स्पीड रेशियोज होती हैं, वो मेंटेन कर रहे हैं, हुँ, तो क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो फिर इसके ऊपर डिबेट हुआ। फिर उन्होंने एचएएल वालों को बताया, एचएएल वालों ने उनका वहां पे चेक किया, तो वहां पे भी इंजन जो जीडीएस फेल थे वो बाहर निकलने लगे। हुँ, तो उसके बाद फिर डीआरडीओ साइंटिस्ट को ये टीम आई हुँ। ये पढ़ने के लिए, तब तक मैं बाहर आ तो गया। सज्जन, मैंने एक बात देखी है कि हमारे डे टू डे कन्वर्सेशन में और हमारी परिस्थितियों में जब भी हम पर दबाव पड़ता है या किसी तरह की मुश्किल आती है, तो हम अपनी मातृभाषा पर आ जाते हैं। कुछ अपशब्द बोलने होते हैं तो भी हम अपनी मातृभाषा में ही देते हैं। वो है। तो आपके सामने जब आप इतने प्रेशर में काम करते थे, ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करते थे, तो कभी आपको लगा कि आपको अपनी मातृभाषा पे आना है और आपने तेलुगु का प्रयोग किया है? अ, मातृभाषा के तो मन में आ जाता है हाँ, हाँ, ऐसे नहीं है, हाँ, लेकिन मन से मुंह तक आने से फिर रुक जाते हैं। हाँ, क्योंकि भाषा का प्रयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है, हाँ, वहाँ पे इस्तेमाल करना एंड ऑल। तो क्योंकि कोई टेक्नीशियन वगैरह क्या है कि वो हमसे कुछ लोग उम्र में भी बड़े होते हैं, हाँ, तो कहीं वो हर्ट हो जाते हैं, करेक्ट। तो उनको वो भी देखना पड़ता है। कुछ लोग फिर भी उनका प्रेशर के चक्कर में वो ऐसे ही उल्टा सीधा काम करते हैं, हुँ। तब तक फिर हिंदी में ही गाली आ जाती है। तो मैं इसलिए तो पूछना चाह रहा था, आप तेलुगु भाषी हैं, तो भाषा कभी या कोई एक पर्टिकुलर रीजन कभी बैरियर बनता है आर्म्ड फोर्सेस में आने के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए? आर्म फोर्सेस में आने के लिए या दूसरी जगह कहीं जाने के लिए लैंग्वेज विल नेवर बिकम ए बैरियर, बिकॉज इफ इट बिकम्स ए बैरियर he cannot grow. यस, He has to stay in his own hometown. करेक्ट, करेक्ट। तो क्योंकि बहुत सारे लोग अमेरिका गए हैं, बहुत सारे लोग लंदन गए हैं, जर्मनी गए हैं, तो वो लोग स्पेनिश सीख रहे हैं, जर्मनी सीख रहे हैं हाँ, हाँ, कमाने के लिए। तो फिर हम तो अपनी देश की सेवा के लिए आए हैं। बहुत अच्छी बात। तो आपने 20 साल से ज़्यादा भारतीय वायुसेना में काम किया। अगर आपको मौका मिले, तो आप यही प्रोफ़ेशन चूज़ करेंगे या कोई दूसरा प्रोफ़ेशन चूज़ करेंगे? नहीं, ये प्रोफेशन बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसी कौन-सी 3 बातें हैं जिसके कारण आप हर जन्म में भारतीय वायुसेना में ही काम करना पसंद करें? पहला रीजन तो ये है कि ये देश जो है मेरी देश है, और इसकी रक्षा में मेरी बलिदान हो जाए, इससे बड़ी गर्व की बात और कुछ हो ही नहीं सकती। ये कितने भी जन्म लूं, मैं हर जन्म में यही चाहता हूँ कि मेरी देश के लिए मैं तनाव हो जाऊं। और दूसरी रीजन ये है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अच्छी है, बल्कि बहुत ही अलग है, इसकी दुनिया ही अलग है। और तीसरा, यहाँ काम में सेटिस्फैक्शन जो मिलता है वो बाहर शायद किसी और को मिलेगा नहीं। बहुत ही अच्छे विचार हैं और आपने बिल्कुल बेसिक्स बताए हैं जिसके कारण कि लोगों को ये इच्छा भी रहती है कि वो मिलिट्री से जुड़ें और अगर अपना बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ मिलिट्री के लिए और देश के लिए दे सकें। आप कोई एक ऐसा अनुभव साझा करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि सबको जानना चाहिए और जो बहुत ही कठिन परिस्थितियों से और कठिन निर्णयों से गुजरा हो? 2-3 चीज़ें हैं, मैं एक-एक बताता हूँ। और मतलब एक चीज़ पहले आते हैं टेक्निकल नॉलेज की। हुँ, मैं जस्ट ऐसे आया था, तो एक स्क्वाड्रन में ऐसे ही पहुँचा, तो उस टाइम में मैं एमटी डिपार्टमेंट देख रहा था, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट। मतलब ये सिमिलर टू आप जैसे देखेंगे, ये आरटीसी बस स्टैंड होती हैं, हुँ, डिपो, जहाँ पे बसेस आती हैं, घूम के वापस आने के बाद उसका वर्कशॉप में जाता है, काम होती हैं। तो वैसे हमारे अपने एयरफोर्स में भी
पूरे गाड़ियाँ बाहर जाती हैं, वापस आती हैं, तो कुछ गाड़ियाँ खराब होती हैं, उनको ठीक करने के लिए। तो वैसे एक फोर्क लिफ्टर है, हुँ, तो उसमें उसका एक्सल रॉड टूट गया था। तो मैं तब उस टाइम में मैं एयर फोर्स में आया नहीं था, जब वो टूटा हुआ था। हुँ, तो उस टाइम में एक ऑफिसर ऑफिसर थे, उन्होंने लोकल कॉन्ट्रैक्टर से बात करके उसको वेल्डिंग करवाया था। अच्छा। तो वेल्डिंग करवाया तो वो टिका नहीं, हुँ, फिर टूट गया। 2 बार किए, फिर वो सोचा कि नहीं, हुँ, अब उन्होंने 9 लाख से नया एक्सेल खरीदा। हुँ, जब नया एक्सेल खरीदा तो प्रॉब्लम फिर उसमें वही बात आई, लेंथ बड़ा हुआ था। हुँ, तो तब मैं पहुँचा वहाँ पे। हुँ, तो वो उसको देख के सोच रहे थे क्या करना है। हुँ, अब क्योंकि ऑडिटर भी पकड़ेगा तो 9 लाख का ये क्या किया तुमने? तो मेरे से बात हुई कि ये क्या? मैंने बोला कि सर इसको काट के वेल्ड करो। हुँ, तो क्योंकि पुरानी कहानी मेरे को पता नहीं थी, हुँ, तो वो हँसने लगे, हुँ, कॉन्ट्रैक्टर भी हँसने लगा। हुँ, बोला क्या हुई? हुँ, हम बार-बार वेल्ड कर रहे थे, तो वो टूट रहा था। मैं बोला कि आपका वेल्डिंग टेक्निक ठीक नहीं है। हुँ, उससे पूछा तुम कैसे वेल्ड कर रहे हो? वो बोला कि जॉइंट वेल्डिंग कर रहा हूँ। मैं बोला कि इसमें जॉइंट वेल्डिंग नहीं करते, बट वेल्डिंग करते हैं। हुँ, 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 तो बेसिक प्रिंसिपल हुँ, ऑफ बट वेल्डिंग उसको बताया। तो उन्होंने पुराना वाला उसको बट वेल्डिंग करके लेके आया। हुँ, उसके बाद नया वाला वापस हमने दे दिया। हुँ, तो हमने 9 लाख रुपया एक्सचेकर को ये किया, गवर्नमेंट के बचाए। गवर्नमेंट को बचाया। दिस इज़ अ टेक्निकल साइड। ये या तो इन चीज़ों में क्या होता है कि यू हैव टू शो योर लीडरशिप स्किल्स, यू हैव टू मोटिवेट दोज़ पीपल, यू हैव टू बी फ्रंट। और ऐसे वार सिनेरियो में भी हुआ, ऑप पराक्रम में, जहाँ पे जहाज पायलट जहाज लेके आते हैं, तो वही डिसाइड करते हैं कि भाई हम ऐसे चले जाएँगे, इस टाइम पे हमें जाना है। तो पराक्रम के टाइम में हमें एक छोटा-सा प्लेस मिला, जहाँ पे 4 जहाज प्लेस कर सकते हैं। हुँ, तो लेकिन 8-9 जहाज आते थे, हुँ, तो उसको फिर उसी प्लेस में मैंने 9 जहाज को खड़ा किया। हुँ, थोड़ा-सा दिमाग इस्तेमाल किया, सभी पैनिक में थे कैसे, मतलब पैनिक मत हो। जो जहाज हम लोग 90 डिग्रीज़ में खड़ा किए थे, उसको बोला कि टर्न इट टू 45 डिग्रीज़। हुँ, तो नाउ यू विल गेट, थोड़ा-सा आगे-पीछे करो, हुँ, तो यू विल गेट दैट विंग स्पैन का जो है, हुँ, वो आ जाएगा, प्लेस मिल जाएगा। एंड वी डिड लाइक दैट एंड वी यूज्ड टू स्टोर इस साइड 4 उस साइड 4 पीछे किया तो वी यूज्ड टू कीप 8 टू 9 एयरक्राफ्ट्स बीच में एक। तो ये करके हम किए थे। हुँ, हुँ, तो फिर चुनौती ये आई कि वहाँ पे पायलट्स को जल्दी जाना है, वहाँ पे 2 घंटे की स्पैन हमें मिलती थी। सूरज की रोशनी, क्योंकि विंटर सीज़न में था, फॉग ज़्यादा रहता था, तो किसको पहले कौन-सी जहाज जाए? हुँ, वहाँ पे मैं खुद डिसीज़न लिया। मैं पूरी जो बेस में जहाज जाने वाली थी, उन बेस में एटीसी वालों से बात किया, भाई तुम्हारा कल लास्ट लैंडिंग क्या होता है? तो उसके बाद लास्ट लैंडिंग का मैंने एक चार्ट बनाया, तो उस हिसाब से ओपनिंग बनाया। बोला कि अच्छा ये जहाज यहाँ पे जाने वाला, इसका लास्ट लैंडिंग ये है, तो इसके हिसाब से हम प्लान करें। हुँ, और करके हमने सभी जहाज को भेजने की कोशिश की, और 100% प्लानिंग से सक्सेसफुल हुआ। उससे पायलट से बातचीत रात को पायलट को बताता था कि सर आप पहले नहीं जाओगे, आप इस टाइम पे जाओगे, क्योंकि आपका लास्ट लैंडिंग टाइम ये रहता है यहाँ पे, आपका इनका लास्ट लैंडिंग टाइम ये है, तो पहले इस जहाज को जाना चाहिए, पहले उसके बाद ये जहाज जाना चाहिए। वो भी मान लेते थे। तो लेकिन एक चुनौती वहाँ पे लीडरशिप की ये आई कि पराक्रम के पहले मैं पहुंचा उस बेस में, मेरे टीम 11 बंदे के साथ गया था। एयरक्राफ्ट डिटैचमेंट 3 एयरक्राफ्ट को लेके वहाँ पे कुछ ऑपरेशनल रोल था। वो खत्म हो गया, 3 एयरक्राफ्ट चले गए अच्छा। वापस। एक AN-32 होती थी हमारे ट्रांसपोर्ट, हुँ, हमने पूरा सामान लोड कर दिया, जो हमारे पास पैसा था वो सब खर्चा हो गया। हम ऊपर चल गए, जैसे डोर क्लोज हो रही थी, उस टाइम में उस बेस का कमांडर आ गया, बोला हुँ, कि सुनील कौन है? मैंने कहा, सर मैं ही हूँ। हुँ, तो जाएगा नहीं, हुँ, यहाँ पे तुम्हारा टीम भी नहीं जाएगी, उतर जाओ। और पराक्रम स्टार्ट हो गया। तो किसी के पास पैसा नहीं थी, घर में वहाँ पे बीवी स्कूल की फीस पे करना था लोगों का, ये सब कुछ था। तो मोरली डाउन हो गए थे। अब मोरल डाउन में हम, और वो जो मैन पावर 11 लोग थे,
वो 2 ही जहाज को देख सकते हैं। अच्छा। तो हमें बोला गया कि टीम आएगा, लेकिन टीम आने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूरी सब तैयारी है। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, सबका पैसा जाएगा और यहाँ से बेस में कॉल जो भी पायलट आता था, पायलट से पहले उसका पैसा मैं ले लेता था। यहाँ पे इनको दे देता और यहाँ का खर्चा ये लोग देखते और यहाँ से फिर एक नॉमिनल रोल बनाया इनका, अकाउंट सेक्शन में जाके पूरा इनका सिग्नेचर वगैरह दिया ब्लैंक और ये फिर वहाँ पे भिजवाया, बोला कि इनका पैसा आना चाहिए। तो अकाउंट्स ऑफिसर वो फिर स्कूल फीस वगैरह वहाँ पे सीओ से बात किया, सीओ साहब ने एक एनसी को भेजा, सबके घर में पैसा दिलवा दिए। तो वो फिर उनका खाना पीना का व्यवस्था भी वो एनसी के थ्रू देखा और फिर लोग मोटिवेट होने लगे। और बीच में मैं जैसे बताया था ये प्लान किया होता था, मैं खुद एक एनसी की तरह ग्लास में पानी ही लेके पायलट के पास जाता था, उसकी इंफॉर्मेशन बात करके लेता था, फिर बैठ के पूरा वर्कआउट किया। वैसे वी यूज टू सेंड ऑफ एयरक्राफ्ट्स। बीच में कोई बोलता सर ये यहाँ पे सुपरवाइजरी चेक होनी है, तो मैं बोलता कि मैं सुपरवाइजर मैं हूँ ना। तो सर आप काम करोगे? मैं बोला हाँ यार मैं तो हूँ काम करने के लिए। तो बैठ के हम लोग रात को काम भी करते थे, मोटिवेशन उस लेवल पे हमने पूरा जहाज को निकाला। व्यूअर्स इस बात को समझ रहे होंगे कि इंजीनियर्स केवल टेक्निकल वर्क ही नहीं करते हैं, ट्रूप्स का मोटिवेशन भी मेंटेन बहुत करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट उनका रोल रहता है। आपने एक और महत्वपूर्ण बात बताई कि एरोनॉटिकल इंजीनियर केवल जहाज पे, मिसाइल्स पे और रेडार्स पे ही काम नहीं करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट सेक्शन जैसा जिम्मेदारी वाला वर्क भी संभालते हैं। हाँ जी, तो कुछ एलिमेंट्स जो हवा में है, उनके अलावा जमीन पर जो एलिमेंट्स हैं, उनकी भी मेंटेनेंस और ऑपरेशन का वर्क इंजीनियर्स के साथ रहता है। हाँ जी। थैंक्स फॉर दिस इंफॉर्मेशन। हमारे इस पॉडकास्ट को काफ़ी बच्चों के पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, जो जानना चाहते होंगे कि अगर उनके बच्चे एरोनॉटिकल इंजीनियर बने, तो उनका जीवन कैसा होगा? अक्सर मदर्स को ये क्वेश्चन रहता है कि नौकरी सिक्योर्ड है या नहीं? ये सवाल हमेशा उनके ज़हन में रहता है। आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि इंडियन एयर फ़ोर्स का ये करियर कितना स्टेबल और कितना सिक्योर है? देखिए पहले तो उनको ये जानना चाहिए कि उनका बेटा फौज के लिए जा रहा है तो उनकी भाग्य की विषय है। हर एक को ये चीज नहीं मिलता, हुँ, हर एक के नसीब में ये रहता नहीं है। ठीक है, तो अगर उसको मिला तो और बहुत ही सिक्योर्ड लाइफ है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि अनसिक्योर्ड कुछ नहीं है। हुँ, आ, हाँ, मतलब कुछ एक्सीडेंटल चीजें हुई तो वो पता नहीं, वो बाहर भी होती रहती हैं एक्सीडेंटल चीजें, तो हुँ, मौत कब कैसे आती है कोई बता नहीं सकता। लेकिन वतन के लिए हम लोग जान भी दे रहे हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। लेकिन जब टेक्निकल ऑफिसर की रोल आती है, टेक्निकल ऑफिसर थोड़ा सा रिस्की फैक्टर्स कम है हुँ, उसके लिए। हुँ, तो वो तो केवल प्रेशर में रहता है कि भाई जहाज कैसे फ्रंट लाइन में रखूं। अगर कोई जहाज में काम नहीं कर रहा, जैसे अन्य एमटी सेक्शन वन और अदर हुँ, सपोर्टिंग रोल्स रहते हुँ, हैं, तो उनमें वो भी काम करते हैं। तो वो दिन रात मेहनत करते हैं कि वो चीजें, जो कुछ भी सपोर्टिंग रोल भी होती है कि भाई इनको सपोर्ट हम दें, हुँ, तो वो लोग जहाज ठीक करके उसको लाइन पे लेके आएंगे करके, तो सब उसी इसमें लगे रहते हैं। और जब वार जोन आ जाती है तो सब जाते हैं। लेकिन वहाँ पे सबको पता है बंकर्स वगैरह रहते हैं, हुँ, कुछ साइरेंस वगैरह भी आती है। और उस टाइम में तो आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा होगा, बॉम्ब्स तो बाहर भी गिर रहे थे। हाँ, अगर कुछ होना है तो वहां पे भी हो सकता है। तो ये चीजें मन में नहीं रखना चाहिए। हाँ, आराम से बच्चों को अगर वो ऑप्शन चूज करते हैं हुँ। तो उनको वो फैसिलिटी देना चाहिए। मतलब उनको मोटिवेट करना चाहिए कि जाओ बेटा काम करो। तो सबसे बड़ा संतुष्टि तो इस बात के लिए है कि आपके बच्चे वतन के लिए काम करें। वतन के लिए काम कर रहे, पैसे के लिए काम नहीं करते। यहाँ अगर कोई पैसा देख रहा है हाँ, तो ये चीज नहीं है हाँ, यहाँ पे। अगर कोई वतन के लिए देख रहा है, सम्मान के लिए देख रहा है, साहस के लिए देख रहा है, हाँ,
तो जरूर ये जगह उनके लिए है। मैं ये जानना चाहूंगा, भारतीय वायुसेना इंजीनियर्स को सर्विस के दौरान तो सभी सुविधाएं देती है, लेकिन सर्विस के बाद, रिटायरमेंट के बाद, वो इंजीनियर्स को किस तरह तैयार करती है? पहले तो आप फौजी है, हम्म, ठीक है, फौजी कभी रिटायर नहीं होता, क्योंकि उसके दिमाग में तब भी वो देश के बारे में ही सोच विचार सब कुछ वैसे ही रहता है। हाँ, तो बाहर आने के बाद भी वो देश के लिए कुछ ना कुछ करने के चक्कर में ही घूमता रहता है। हम्म, जैसे अभी मैं हूँ घर में पेंशन खा रहा हूँ तो लगता है कि यार मुफ्त में खाना खा रहा हूँ, मेरे को देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो अभी हम अखिल भारतीय पूर्व सेना सैनिक सेवा परिषद में ज्वाइन किया। हमारा यही काम है कि बच्चों को कैसे मोटिवेट करें, एकता क्यों, नेशन फर्स्ट, हम्म, देन आवर इमोशंस एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नेक्स्ट। तो ये चीजें बच्चों में कैसे उत्पन्न करें, टू हाउ टू सिक्योर दिस कंट्री, हाउ टू डेवलप दिस कंट्री। तो ये बच्चों से शुरुआत होती है, तो बच्चों के दिमाग में ये कैसे ले जाएं। लेकिन वेस्टर्न कल्चर इज कमिंग इनसाइड। तो हमारा धर्म ये है कि अपना हिंदुत्व, हमारा जो पुराने कल्चर्स वगैरह है, उसको हम सेव करें। इट शुड नॉट बी थ्रोन अप टू समवन एल्स हैंड्स। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग हाउ टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री आप फ्रॉम। रिटायरमेंट के बाद भी आने वाली नई जनरेशन को इसके लिए तैयार कर रहे हैं कि वो राष्ट्र हित में काम कर सकें। जब आपका एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ और उसका एक प्रक्रिया होती है, आप पहले एक रिटन टेस्ट देते हैं, फिर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में जाते हैं, फिर मेडिकल टेस्ट होता है। हाँ जी, आपकी अपने बारे में क्या राय, ऐसा क्या था आपके अंदर जो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में आपका चयन हुआ? देखिए पहले जब मैं सेलेक्ट हो गया यही सवाल खुद को पूछते थे कि यार मैं क्यों सेलेक्ट हुआ हूँ। हाँ, लेकिन बाहर जाने के बाद अभी मेरे को लग रही थी हाँ, कि बहुत सारी चीजों में बहुत ही अंतर है मेरे सोच विचार में और बाहर की दुनिया में। और वो सोच, मैं अगर किसी जगह में रह जाता हूँ तो मैं अकेला रह जाता हूँ, उन लोगों से मेरा विचार मिल नहीं पाती। उनकी विचार अलग रहती है, मेरी विचार अलग रहती है। मेरा विचार हमेशा ये बोलता है कि देश को मैं कैसे क्या दे सकता हूँ, हाँ। और उनकी विचार ये रहती है कि मैं हमेशा देश से क्या ले सकता हूँ। क्या बात कही आपने! तो इसका मतलब सेलेक्टर्स ने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में ये समझा कि आप देश को क्या दे सकते हैं। हाँ जी, तो जरूर। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनको ये सोचना है कि उनको अपने आप को इस तरह से तैयार करना है कि वो देश को क्या दे सकते हैं। इस नौकरी में ये मत सोचकर घुसिए कि देश आपको क्या दे देगा या भारतीय वायुसेना आपको क्या दे देगी। एक मैसेज जो आप व्यूअर्स को देना चाहेंगे, अगर वो भारतीय वायुसेना में आए, तो किस तरह से अपने आप को तैयार करें बिफोर वी डिपार्ट? पहले तो उन अपना बेसिक्स ठीक करें, और चैलेंजिंग एक्टिविटीज बहुत होती है, तो उन चीजों को वो एक्सेप्ट करना शुरू करें। अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनने के लिए करें, जो ऑलरेडी ट्रेनिंग दिया जाता है, मेंटली स्ट्रांग और फिजिकली स्ट्रांग। फिर भी कहीं कुछ लोग को होम सिकनेस रहता है, तो वो चीजें थोड़ा सा दूर करके रखें अपने आप को। और जो आपको टारगेट्स मिलती रहती हैं वो करते जाइए आराम से, यू विल एंजॉय, एंड you will be going to different places. Try to enjoy those cultures, those places, and their traditions, and compare with your traditions. So lot of things you will enjoy in your life. सुपर। अभी क्योंकि you have to live in that place, maybe for an hour, for a day, for years, but you have to stay till such time it is in your hands whether you want to live peacefully, happily, or cryingly, sadly. It all depends on you how you want to live. थैंक्स है लॉर्ड विंग कमांडर सुनील सज्जा कि आपने देश के लिए ही काम नहीं किया, आपने आज हमारे श्रोताओं को भी ये समझाया है कि भारतीय वायुसेना के अंदर किस तरह की जिंदगी होती है और वो किस तरह से इसके अंदर प्रवेश पा सकते हैं। मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि कोई भी संस्था हो या कोई भी सेना हो, वो दिनों में नहीं बनती है। उसको बनाने के लिए, उसके विकास के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए कई लोग होते हैं, कई जिम्मेदारियां होती हैं, कई योजना होती हैं। जब ये संयुक्त रूप से साथ आते हैं
तो एक राष्ट्र सशक्त बनता है और एक सेना महान बनती है। जय हिंद। जय हिंद।